ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम, कक्षा 6, विषय विज्ञान। विज्ञान में आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो है तंतु से वस्त्र तक। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग वस्त्र पहनते हैं कई प्रकार के, कुछ ऊनी होते हैं, कुछ रेशमी होते हैं, कुछ सूती होते हैं। तो ये वस्त्र किस प्रकार से बनते हैं, इनका बनने का जरिया किस तरीके से है। जैसे पहले सूती वस्त्र जो है वो कपास से बनता है, तो कपास से कपड़े तक कौन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा गुजर करके ये वस्त्र बनता है। या ऊनी वस्त्र हम पहनते हैं तो ऊन हमें पता है कि भेड़ के खाल से मिलता है, तो लेकिन वो भेड़ की खाल से डायरेक्ट ऊन तक बनने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग आज ये चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ पे चैप्टर में है, पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं, कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम हैं। उनके पास ऊनी मफलर और तथा साल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। यानी दुकान में गए तो उन्हें कई प्रकार के कपड़े दिखे, जो ऊनी, रेशमी, सूती। तो वो कन्फ्यूज़न में हो गए कि कौन सा कपड़ा खरीदें। तो जब भी कपड़े के बारे में अपने को जानकारी रहेगी तो फिर हम समझ सकते हैं कि किस सीजन में कौन सा कपड़ा पहना जाता है। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट यानी बिस्तर पर बिछाने की जो चादर है, वह कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न यानी डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट यानी कृत्रिम के रूप में की। क्या आप इन वस्त्रों को कुछ पहचान कर सकते हैं? तो वस्त्रों की विविधता किस प्रकार की होती है, पहले उसके बारे में जानते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप 1, इसमें अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उनके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उनसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। यानी कि हम जब दर्जी के पास जाते हैं तो वहाँ पे कई प्रकार के हमें कपड़े मिलते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के कपड़ों को पहचानना मुश्किल होता है। तो आप जब भी उनके पास जाओ तो उनके पास से कुछ कपड़ों का सैंपल लो, तो उसमें आपको पहचानने में दिक्कत ना हो कि किस प्रकार का कपड़ा सूती होता है, कौन सा रेशमी होता है। उस तरीके का लेबल लगा करके आपको रख लेना है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा है। इसके लिए क्रियाकलाप 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 का लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। उसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से एक तागे को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तागे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? आप देखोगे, चटाई देखे होगे, चटाई की तरह बुनाई एक के ऊपर एक करके बिना जाता है। इसी प्रकार कपड़े की बिनाई होती है। तो कपड़े को बुन करके धागा से कपड़े को बुना जाता है। फिर ये धागा कैसे बनता है, इसके लिए क्रियाकलाप 3 पढ़ेंगे। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखेंगे। इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुसार इस तरीके से, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया है, के अनुसार नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे को देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों से विखंडित हो गया है? यानी एक तागा जो है वो कई तंतुओं से मिलकर बना होता है। वो उसको जब हम नाखून से रगड़ करके खींच करके बाहर निकालेंगे तो हमें पतले पतले तंतु दिखाई पड़ते हैं। सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करने के समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे की सुई के नोक से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी
और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे तंतु कहते हैं। यानी हमें जो धागा दिखाई पड़ता है वो धागा पतली पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है। वो पतली लड़ी जो है वो तंतु से जिसे हम लोग तंतु कहते हैं। वो तंतु को एक दूसरे से पिरो करके हम लोग धागा बनाते हैं। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। देखिए, अभी हमें यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमें जो धागे मिलते हैं वो कई प्रकार की चीज़ों से मिलते हैं। कुछ प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, यानी वनस्पति के द्वारा, और कुछ होते हैं जो कि कृत्रिम होते हैं। तो जिसमें कि अभी आपका यहाँ पे सूती, जूट, रेशमी, ये ऊनी, ये सब जो है ये प्राकृतिक रेशे हैं। प्राकृतिक रूप से इनको बनाया जाता है। और जो कृत्रिम होते हैं जैसे नायलॉन है, संश्लिष्ट ये धागे होते हैं। रुई तथा जूट जो है वो ये वनस्पति से प्राप्त होता है। रुई जो है वो वनस्पति का फूल होता है और जूट जो है वनस्पति के छाल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऊन तथा रेशम भी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम, ऊन तो आपको पता है कि भेड़ की खाल से प्राप्त होते हैं। रेशम जो है रेशम के कीट से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बाल से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु जो है वो रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में कुछ पादप तंतु के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रुई। रुई जो है कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिसे आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा यानी मिट्टी काली तथा जलवायु उष्ण यानी गर्म होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश के कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल यानी कपास गोलक, जो कपास के ऊपर फल लगे होते हैं, आपके चित्र में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये इसे कपास गोलक कहते हैं। लगभग नींबू के माप का होता है। ये पूरे परिपक्व यानी बड़े हो जाने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतु के ढके बिनौले यानी कपास का जो बीज होता है उसको बिनौला कहते हैं, उसको देखा जा सकता है। ये जिस तरीके से चित्र में दिखा रहा है कि कपास का जो फल है वो फूट करके बाहर निकल आया है और उसमें से बीज दिखाई देने लगते हैं। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों यानी रोओं से इतना सफ़ेद हो जाता है जैसे लगता है कि बर्फ़ चारों तरफ पड़ा हुआ है। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी हाथों के द्वारा इसको पौधों से बाहर निकाला जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, यानी कि उसमें बीज भी होते हैं और रुई भी होती है, तो उसको अलग करने की जो क्रिया होती है उसे कंकतन कहते हैं। इसे कपास ओटना भी कहा जाता है। प्रारंभिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला वनस्पति से जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो है जूट, जिसे पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इनकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप जो है को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी जब इसमें फूल लगने लगते हैं ये पटसन के पौधे में, तब उसको काटा जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं को हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है वो हम लोग आगे क्रियाकलाप में पढ़ते हैं। अब हम लोग तंतु से तागे कैसे बनाते हैं
उसके लिए सूती तागे की कताई यानी कपास से किस तरीके से तागे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग क्रियाकलाप 4 पढ़ेंगे। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? हाँ, इस तरीके से पतला पतला तागा बनते हुए रुई आगे बढ़ता जाता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई। इस प्रक्रिया में रुई एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता था पहले, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। पहले के समय में चरखा, ये तकली, इसका उपयोग किया जाता था रुई से धागे बनाने के लिए। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागे से बुने वस्त्रों को, यानी खादी उस समय उसको कहा जाता था, तो खादी के वस्त्र पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित यानी बाहर से मंगाया हुआ जो कपड़ा है उसका बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोजन कहते थे। बृहद पैमाने पर तागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। क्योंकि वो ज़्यादा पैमाने पे किया जाता है इसलिए हाथों के द्वारा उसको किया नहीं जा सकता था, उतना ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करने की संभावना नहीं थी, इसलिए मशीनों का उपयोग किया गया और मशीनों की सहायता से फिर कताई होने लगी। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अभी तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कपास को खेतों में उगाया, उसके बाद किस तरीके से उसके बीजों को अलग किया, फिर उन बीजों से किस तरीके से तागे बनाए गए। अब तागे से वस्त्र किस प्रकार से बनाया जाता है वो अब हम लोग इस आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो तागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनके 2 प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई क्रियाकलाप 2। आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनाया जाता है। यानी कि 2 तागे पतले पतले लेंगे और उसको एक दूसरे को ऐसा ऐंठते ऐंठते हम लोग बनाते हैं। तागों से 2 सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। जैसे हम पहले आपको बताए थे कि जिस तरीके से चटाई हम देखे होंगे, एक धागे के ऊपर एक चढ़ा हुआ इस तरीके से बनता है, उसी प्रकार से ये हमारा कपड़ा बुना जाता है। इसको आप कागज़ की पट्टियों के द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप 5 में हम देखेंगे कि विभिन्न रंगों के 2 कागज़ की शीट लेंगे। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई वर्गाकार शीट काटेंगे। इन दोनों शीटों को आधा मोड़ेंगे। एक शीट पर अभी आपको चित्र जो दिखाएंगे उसके अनुसार रेखा खींचनी है, दूसरी शीट पर दिखाए अनुसार रेखा खींचनी है, यानी एक सीधी सीधी रेखा जाएगी और एक आड़ी रेखा जाएगी। फिर शीटों को मोड़कर खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के काटने के अनुसार काटेंगे हम लोग। अब जिस प्रकार यहाँ चित्र में कागज़ की पट्टियों से बुनाई करते हुए दिखाया है कि एक बार एक ग्रीन पट्टी ऊपर, रेड नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से करके पट्टी बुनेंगे हम लोग। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। ये करघा पहले के समय में हाथ के साथ से बुना जाता था, लेकिन अभी के समय में मशीनों के द्वारा इसे बुनाई किया जाता है, जिसे लूम्स मशीन कहते हैं। तो एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है। क्या कभी आपने यह ध्यान दिया है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई नीटिंग, किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी एक तागे को खींचकर देखा है? आप अगर उसके एक तागे को खींचोगे तो वो धीरे धीरे पूरा खुलने लगता है और एक ही धागे से वो पूरा बिना हुआ होता है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल तागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उघड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी विभिन्न अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। जैसे करघे का या मशीनों के द्वारा जो बुनाई होता है, जैसा अभी कागज़ की पट्टी पर बुन करके बताया गया,
तो उस तरीके का बुनाई जो है वो कपड़े, सूती कपड़े या रेशमी कपड़े की बुनाई के लिए किया जाता है। और दूसरा यहाँ पे जो एक धागे से बुना हुआ कपड़ा बताया गया वो स्वेटर, मोजे, इस तरीके के ऊनी वस्त्रों से बनाए जाने वाले चीज़ों के बारे में उपयोग किया जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक वस्त्र सामग्री का इतिहास पढ़ेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ के लोग वृक्ष की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं के चर्म यानी चमड़े और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलिया यानी टोकरी बनाना सीखा। जब वो कृषि करने लायक समझ उनको हुई तब लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ी बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि का उपयोग नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से ढक लेते थे। वे शरीर को ढकने के लिए कई विभिन्न प्रकार के ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात है कि आज भी साड़ियाँ, धोती, लुंगी तथा पगड़ी पर बिना सिले वस्त्रों के रूप में हम लोग आज भी उपयोग करते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों के पहनने की वस्तुओं में भी विविधता पाई जाती है। हर एक प्रांत का अलग अलग प्रकार का ड्रेस होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के ड्रेसों को बनाने का तरीका भी अलग होता है। और हमारे ऋतुओं के अनुसार भी वस्त्रों में विविधता पाई जाती है। जैसे ठंडी के समय में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मी के समय में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। तो ये वस्त्र किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से उसका पादपों के द्वारा या रेशम के द्वारा जिससे भी प्राप्त हुए उसकी किस तरीके से धागे बनाकर कपड़े बनाए जाते हैं, हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़े। इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है।